नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और जैसे कि डेली हम करंट अफेयर की सीरीज रखते हैं हमारी, यहाँ पर देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, आज से हम थोड़ा करंट अफेयर पढ़ने का जो पैटर्न है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील आता है कि आप लोग शायद बोर हो जाते हो 2-3 करंट अफेयर देखने के बाद। तो आज हम क्या करेंगे, न्यूज उठाएंगे, जो भी न्यूज होगी और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को एज अ नोट्स पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी न्यूज क्या है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कहां पर स्थापित की गई है और क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए, तो यहां पर आज जो हम पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, कि भारत की जो जलवायु घड़ी है वो स्थापित कहां की गई है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि ये जो जलवायु घड़ी है ये कहां पर स्थापित की गई है। तो ये आपकी स्थापित की गई है CSIR का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। तो कहां पर स्थापित किया गया है, CSIR मुख्यालय नई दिल्ली में। इससे आपके नोट्स जो है वो आसानी से बनते जाएंगे और आप क्या करोगे, आराम से इसको पढ़ लोगे। ठीक है, तो कहां पर स्थापित किया गया इसको, CSIR मुख्यालय नई दिल्ली में। अब आ जाता है कि इसको बनाया किसने है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसको वैज्ञानिक व अनुसंधान परिषद के द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है, वैज्ञानिक व अनुसंधान परिषद के द्वारा। अब यहां पर हम जानेंगे थोड़ा सा परिषद के बारे में भी, लेकिन उसको लास्ट में। अभी हम भारत की जो जलवायु घड़ी है वो पूरा समझ लेते हैं। अब ये घड़ी बेसिकली क्यों लगाई गई है, इसका उद्देश्य क्या था इस घड़ी को लगाने का, और ये घड़ी क्या कार्य करेगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, जलवायु परिवर्तन आज हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है जो सिर्फ मानव पर नहीं, प्रकृति पर एवं हमारे उत्पादों पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव भी डाल रही है। तो ये घड़ी करेगी क्या, ये पृथ्वी की जो तेजी है, कितनी तेजी है कि पृथ्वी कितनी तेजी से 1.5 डिग्री सेल्सियस प्लस पर ग्लोबल वार्मिंग के करीब पहुंच रही है, ये बताएगा। तो ये क्या बताएगा कि पृथ्वी कितनी तेजी से 1.5 डिग्री सेल्सियस तो ये बताएगा कि ये जो जलवायु घड़ी है हमें किससे परिचित कराएगी कि पृथ्वी कितनी तेजी से ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट है इस पर पहुंच रही है। और जैसे ही इस उत्सर्जन में, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, जलवायु हमारा शुद्ध होगा, तो ये भी यहाँ पर इंडिकेट करेगी कि कैसे पृथ्वी इस 1.5 डिग्री से पीछे आ रही है और कितना ग्लोबल वार्मिंग कम हुआ है। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पर एक तो बताएगी आपको सबसे पहले कि पृथ्वी कितनी तेजी से जा रही है और दूसरा कितनी कमी आई है। साथ ही साथ ये यहाँ पर आपका क्या कवर करेगी कि CO2 की मात्रा, कि CO2 की जो मात्रा है वो कितनी अधिक ग्लोबल वार्मिंग में अभी तक उत्सर्जित हुई है, या फिर कितनी मात्रा इसकी यहाँ पर है। तो ये सारी मात्रा हमें काउंट करके बताएगी कि CO2 का जो उत्सर्जन है वो किस प्रकार हो रहा है, ये भी हम यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर स्थापित की गई है कि जो मानव है वो इसको देखे, मानव समझे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, CO2 की मात्रा कैसे बढ़ रही है, कैसे एक एक दिन हम CO2 का उत्सर्जन करके उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए। अब ये हमें किस उद्देश्य से स्थापित की गई है और क्या ये हमें बताएगी, तो ये हमें बताएगी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को, कि जलवायु परिवर्तन के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसी को देखते हुए ये आपकी जो घड़ी है वो स्थापित की गई है। ठीक है, इसके बारे में ये हमें जागरूकता देगी। तो ये थी हमारी न्यूज जो हम एज अ सिनॉप्सिस शॉर्ट फॉर्म में कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है, वैज्ञानिक व अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो वैज्ञानिक व अनुसंधान परिषद है ये आखिर है क्या। ये भारत का सबसे
बड़ा अनुसंधान व विकास संगठन है। ये भारत का कैसा है? सबसे बड़ा। चलिए ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं इसको यहां पर लिख रही हूं। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान व विकास संगठन है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1942 में। इसको स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, जैसे इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया कि नई दिल्ली में स्थापित की गई थी 1942 में। अब इसका कार्य क्या होता है? तो ये जितने भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान है, कार्य कर रहे हैं, उनको देखना और उनसे संबंधित जो डेटा होता है उसको क्रियान्वयन में लेकर के आना, इसके तहत ये कार्य करती है। ठीक है, चलिए तो ये तो रहा महत्वपूर्ण चीजें। और देख लेते हैं तो सोसाइटी पंजीकरण के अधिनियम 1860 के तहत ये आपकी जो स्वायत्त निकाय है ये बना था, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है वो इस संगठन को आपको क्या कर देती है? फंडिंग करती है। तो इसको पैसा कहां से मिल रहा है ये सारे कार्य करने के लिए? जब ये सारे कार्य करेगी, देखेगी, तो पैसा कौन देगा? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है जो मंत्रालय विशेषली, वो आपको इसमें क्या करता है? पैसा देता है। और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत ये एक स्वायत्त निकाय है जो इससे संबंधित मामलों को देखेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जलवायु घड़ी क्या है, किस प्रकार कार्य करेगी और इंपॉर्टेंट क्यों है, हर एक पॉइंट यहाँ पर। ये था जलवायु घड़ी के बारे में। आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो। ये CO2 की मात्रा और अभी तक के ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रदर्शित करेगी कि कितना हुआ है, कितनी CO2 की मात्रा है हमारी। यहाँ पर मैंने बताया यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है वो इसका वित्त पोषण करती है। कार्य इसका क्या हो जाता है? तो संबंधित वैज्ञानिक और औद्योगिक जो अनुसंधान करना है उसको देखना है और किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं उनको नोटिस करना है। चलिए सेकेंड न्यूज है हमारी, बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण किया गया है। तो अब हम समझेंगे किसके बारे में? क्रिस्टल मेज 2 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपका क्रिस्टल मेज 2? अगर मैंने यहाँ पर क्रिस्टल मेज 2 लिखा है तो ऑफ कोर्स कोई क्रिस्टल मेज 1 रहा होगा, उसी का ये क्या है? एक तरीके से उन्नत संस्करण है। ये क्रिस्टल मेज 2 जो है ये जान लेते हैं आया कहां से? भारत में। तो इसको इजराइल से भारत ने क्या किया था? आयात किया था और इजराइल से भारत ने लिया। इसका पहला जो संस्करण था वो आपका था क्रिस्टल मेज 1। ये इसका उन्नत संस्करण है। तो सबसे पहले कहां से लिया गया? इसको इजराइल से लिया गया है। और यह उन्नत संस्करण किसका है? क्रिस्टल मेज 1 का उन्नत संस्करण है ये, क्रिस्टल मेज 1 का। ठीक है, तो क्रिस्टल मेज 1 का ये उन्नत संस्करण है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इसको क्या किया गया है? इसका परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। ये एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए ये चर्चा में है। तो इसका हाल ही में क्या हुआ है? सफल परीक्षण हुआ है और ये एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसका परीक्षण किसके तहत किया है या किसने किया है? तो बेसिकली इसका जो परीक्षण किया गया है वो सामरिक जो बल कमान है उसके तत्वाधान से किया गया है। और ये हुआ कहां पे था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर आपका सुखोई Su-30 Mk-1 जो आपका लड़ाकू विमान है उससे इसका सफल परीक्षण किया गया। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इसका परीक्षण हुआ किससे। तो यहाँ पे परीक्षण हुआ है जो आपका सामरिक बल है के तत्वाधान से किया गया। कहां पर किया गया है? तो ये देख लेते हैं। परीक्षण हुआ है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये किससे किया गया है? तो आपका है सुखोई Su-30
MK-T लड़ाकू जो विमान है, लड़ाकू विमान है आपका, उससे ये परीक्षण जो है, सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। ठीक है आपका, और ये कैसा विमान है ये जरूर याद रखिएगा, लड़ाकू विमान है। ठीक है, लड़ाकू जेट विमान है ये, इससे इसका सफल परीक्षण किया गया है। याद रहेगा ना आपको कि किससे इसका परीक्षण हुआ है, कहाँ हुआ है, कहाँ से हमने इसको लिया था, सफल परीक्षण हुआ है इसका। ये मध्यम दूरी की कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हमने इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में जान ली। अब कोई भी मिसाइल होती है उसकी रेंज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और ये भी महत्वपूर्ण होता है कि ये किन किन चीजों को भेद सकती है या फिर कहां कहां पर ये टारगेट कर सकती है। तो इसकी जो दूरी है वो है आपकी 250 किलोमीटर का, जो भी टारगेट होगा उसको ये हिट कर सकती है। 250 किलोमीटर के टारगेट को क्या कर सकती है, ये हिट कर सकती है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमने इसकी रेंज जान ली, लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये कैसे वार करती है। आपकी जो मिसाइल्स होती हैं वो सतह से सतह में वार करती हैं, हवा से सतह में वार करती हैं, हवा से हवा में वार करती हैं। ये जो मिसाइल है ये आपकी वार करती है हवा से सतह में। ठीक है, यानी कि ऊपर से सतह में जो भी टारगेट्स है उनको हिट करेगी, और इसका जो दूरी है वो 250 किलोमीटर है। तो ये वार कैसे करती है, हवा से सतह में। ये जरूर याद रखिएगा, हवा से सतह में ये जो टारगेट्स है उनको हिट करती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं ये कैसे क्या क्या चीजें कर सकती है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ये लंबी दूरी पर जो भी रडार है, जो वायु रक्षा प्रणाली है, इसके साथ ही साथ जो स्थिर और स्थानांतरित इसके टारगेट्स होंगे उनको ये हिट कर सकती है। तो लंबी दूरी में जो भी रडार स्थित है, आपके वायु रक्षा प्रणाली जो है स्थिर है या फिर वो संरक्षित है, एक जगह से स्थानांतरित है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं उसको, तो भी वो उस टारगेट को क्या करेगी, हिट कर सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक चीज ये है कि जो जीपीएस, कई बार जो जीपीएस सिस्टम्स लगे होते हैं और वो अस्वीकृत वातावरण वहां पर होता है, ये वहां पर भी आपके कार्य करती है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसको बनाती है बाकी ये जो मिसाइल सिस्टम है उनसे। अब हमने यहाँ पर बात करी थी कि ये किसके तत्वाधान से इसका परीक्षण हुआ था, तो सामरिक बल के तत्वाधान से हुआ था। अब हम जान लेते हैं ये जो सामरिक बल है आपका, क्या सामरिक बल से संबंधित, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसके कौन कौन प्रमुख होते हैं, क्या इसका कार्य होता है। जो सामरिक बल होता है बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई थी वो जनवरी 2004 में हुई थी, और इसमें जो शामिल होते हैं वो आपके थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जितने भी अधिकारी होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, थल, वायु और नौसेना के जितने अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है, तो परमाणु हथियार का भंडारण करना और उनका प्रबंधन करना इसका कार्य है। इसका कार्य क्या है, तो परमाणु, यहां पे शायद नहीं दिखेगा, यहां पे लिख देती हूं मैं, लेकिन ये कार्य मैं किसके लिख रही हूं, सामरिक बल के। इसका कार्य होता है जितने भी परमाणु हथियार हैं इनका प्रबंधन करना और इनका संरक्षण करना, ये इसका कार्य होता है, ये कार्य यह करती है। चलिए, तो ये आपको पता चल गया क्रिस्टल मेज 2 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर थी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप इसको इसमें देखना चाहते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं इसका परीक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, ये 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को बेसिकली भेज सकती है, जो मिनिमम रेंज इसकी 250 है, इसके आगे तक ये जो लक्ष्य है उनको भेज सकती है। स्टैंड ऑफ रेंज के साथ हवा से सतह पर यह वार करती है, और लंबी दूरी की जो भी रडार और वायु रक्षा प्रणाली है या फिर स्थिर व स्थानांतरित लक्ष्य है, इसके लिए इसको बेसिकली डिजाइन किया गया है। यह जीपीएस स्वीकृत वातावरण में विशेष रूप से प्रभावी है और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में भी प्रवेश कर सकती है, ये इसका स्पेसिफिकेशन है। यहां पर मैंने आपको बता दिया सामरिक बल जो आपकी कमान है इसके बारे में, किसकी स्थापना 2004 में जनवरी में हुई थी। इसके जो नौसेना, आपके जो वायुसेना है और जो आपकी थल सेना है उसके अधिकारी इस पर संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं और कार्य करते हैं। बेसिकली इसका क्या कार्य क्या होता है, तो परमाणु हथियार का भंडारण करना और उसका प्रबंधन और संरक्षण करना इसका कार्य होता है। ठीक है, आप बात करेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को 60.5 अरब जापानी येन का हरित ऋण प्रदान किया गया है। तो ये ऋण किसको दिया गया है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को ये ऋण प्रदान किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के बारे में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड,
अब इसको दिया गया है ऋण, ऋण कितना दिया गया है आपका 60.5 अरब, ठीक है। अब ये 60.5 अरब ऋण दिया किसने है ये भी जान लेते हैं। तो ये जो ऋण प्रदान किया गया है ये आपका दिया गया है इटली की एक स्पेस एजेंसी है, ऋण एजेंसी है, उसके द्वारा ये ऋण इसको दिया गया है। किसने दिया है? इटली की एजेंसी जिसका नाम क्या है? स्पेस, ठीक है। क्या काम है इसका? बेसिकली ऋण प्रदान करना लोगों को। तो ये क्या करती है? ऋण देती है। ये इटली की एक स्पेस एजेंसी है जो बेसिकली काम ही इसका क्या है? ऋण देना है। अब ये करेगी क्या और किस परियोजना के लिए इसको ये ऋण प्रदान किया गया इतना ज्यादा? तो यहाँ पर पात्र हरित परियोजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। कौन सी परियोजना? पात्र हरित परियोजना। इस परियोजना के लिए इसको ऋण प्रदान किया गया है, ठीक है। याद रहेगा ना कि किस परियोजना के लिए इसको ऋण दिया गया है? तो पात्र हरित परियोजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। उसी के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को 60.5 अरब डॉलर का इटली की स्पेस एजेंसी से ऋण प्रदान करवाया गया है। अब ये क्या कार्य करेगी? जो पात्र हरित परियोजना है ये आपकी किस प्रकार से कार्य करेगी? तो ये जो परियोजना है ये कार्य करेगी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा में। नवीकरणीय ऊर्जा, इससे संबंधित और जो आपकी सौर ऊर्जाएं हैं इनको सक्षम बनाना है, लोगों तक सहज बिजली पहुंचानी है, इसके तहत कार्य करना है, ऊर्जा का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना है। तो इसी के तहत ये जो आपकी योजना है वो चलाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा अपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई, क्या यह कार्य कर रही है, कैसी ये कंपनी है, ठीक है। ये जो आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1969 में। कब हुई थी स्थापना? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें कि इसका मुख्यालय कहां पर है तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है और ये एक महारत्न श्रेणी की कंपनी है। महारत्न श्रेणी की कंपनी है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर श्रेणियां डिसाइड की गई है, महारत्न, मिनी रत्न, ठीक है, नवरत्न। तो ये आपकी कौन सी श्रेणी की कंपनी है? महारत्न श्रेणी की कंपनी है। ये आपके आरबीआई में पंजीकृत है ऑलरेडी और एज अ ये पंजीकृत कैसे है? तो ये एज अ एनबीएफसी जो होते हैं, पीएफआई होते हैं, आईएफसी होते हैं, इसके तहत ये पंजीकृत करवाई गई है आरबीआई में। तो आरबीआई में ये कैसे पंजीकृत है? एज अ एनबीएफसी। साथ ही साथ ये आपकी पंजीकृत है पीएफआई और आईएफसी, ठीक है। पीएफआई और आईएफसी के तहत यह पंजीकृत है आपके आरबीआई में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। अब ये करती क्या है? क्या इसका कार्य है? तो इसका कार्य है पूरे भारत में जो बिजली है उसके वित्त पोषण में विकास करना है, बिजली की पहुंच बनाना है, ठीक है। और यही उसका कार्य है कि पूरे भारत में बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करते हुए वित्त पोषण प्रदान करना। ये क्या है? इस तरह से ये कार्य कर रही है, वित्त पोषण के लिए, विकास के लिए ये कार्य करती है। और यहाँ पर ये जो आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है ये इसके तहत सरकार ने कुछ योजना चलाई थी बिजली से संबंधित, तो वहां पर ये नोडल मंत्रालय भी है वहां का। अब ये कौन कौन सी योजना थी जिसके तहत आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नोडल मंत्रालय बना है? तो इतना आई होप मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा। अगर मैं इस साइड का इरेज कर दूं तो आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी योजनाएं हैं भारत सरकार की जिसमें नोडल मंत्रालय के तहत कार्य करती है। तो वो योजनाएं एक बार देख लेते हैं। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं? सबसे पहली योजना जहां पर ये कार्य करती है आपकी सहज बिजली हर घर योजना। जो आपकी कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना। ये जो योजना चल रही है इसका ये नोडल मंत्रालय है। दूसरी आपकी कौन सी योजना है? तो दीनदयाल आपकी उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना है, उसके तहत ये नोडल मंत्रालय है। कौन सा? दीनदयाल
और हाँ, साथ ही साथ इसको लिखते हुए चलना, क्योंकि अगर मैंने इसको इरेज कर दिया तो दोबारा से तो आपको नहीं मिलेगा, दोबारा आपको जो फाइल मिलेगी एज अ पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। तो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो इसको एज इट इज आप नोट कर सकते हो। ग्रामीण ज्योति योजना। और तीसरी आपकी कौन सी योजना आ जाती है? तो तीसरी योजना यहां पर आपकी आ जाती है राष्ट्रीय विद्युत निगम योजना। कौन सी योजना? राष्ट्रीय विद्युत निगम योजना। राष्ट्रीय विद्युत निगम योजना, ठीक है। इस योजना के तहत यह कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें इसमें शामिल करी गई हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इसमें साथ में दी गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हमारी कि नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। ये थी न्यूज जो मैंने आपकी कवर करी, ये इस फॉर्म में थी, मैंने आपको क्रिस्प में पूरा करके इसको दिया है ताकि आप क्या कर सको, इसको रिवाइज कर सको, इसको पढ़ सको। बाकी पीडीएफ आपके पास है। चलिए अब बात करेंगे विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 के बारे में, जो कि अब शुरू हो चुका है, विश्व टीकाकरण सप्ताह, ठीक है। जानेंगे इसकी थीम इस बार की क्या थी। तो थीम थी आपकी मानवीय रूप से संभव टीकाकरण, ठीक है। ये टीकाकरण सप्ताह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको समझ लेंगे। टीकाकरण सप्ताह, इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम, जैसे मैंने बताया कि क्या है इसकी, मानवीय रूप से जो संभव टीकाकरण के माध्यम से लोगों का जीवन बचाना है, ये इस बार की थीम रही है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि भारत में टीकाकरण को लेकर के कब भारतीय सरकार बहुत ज्यादा सीरियस हुई और इसने संबंधित भारत में टीकाकरण से अभियान चलाया। तो यहाँ पर 1978 में सबसे पहले कई कार्यक्रम चलाया गया था टीकाकरण से रिलेटेड। कौन सा कार्यक्रम था? नॉर्मल, कि 1978 कार्यक्रम चलाया गया आपका टीकाकरण से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि इसी कार्यक्रम को और मॉडिफाई किया गया और नाम क्या रखा गया इसका? सार्वभौमिक टीकाकरण। पहले कैसे चलता था? 1978 में सिर्फ एक प्रोग्राम चलाया गया इसके तहत, देन इसके बाद इसी प्रोग्राम को इनहेंस कर दिया गया और 1985 में इसका नाम रख दिया गया सार्वभौमिक टीकाकरण, ठीक है। सार्वभौमिक टीकाकरण जो भारत सरकार चला रही थी। इसके पश्चात आप देखोगे सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया, जिसको नाम क्या दिया? मिशन इंद्रधनुष। 2014 में इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आया आपका मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। जहां पर आप देखोगे कि टीकाकरण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको इसमें शामिल कर दिया गया। तो ये टीकाकरण सप्ताह है। भारत में क्या टीकाकरण का प्रोग्राम्स रहे हैं, कैसे उसने टीकाकरण के लिए योजनाएं चलाई हैं, क्या योजनाएं बनाई हैं, क्या मिशन चलाए हैं, तो वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। अब बात कर लेते हैं ये सप्ताह मनाया कब से कब तक जाता है। तो अप्रैल से, ये अप्रैल का जो आखिरी सप्ताह होता है उसमें ये मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य सभा इसे प्रतिवर्ष 2012 से चला रही है। विश्व टीकाकरण सप्ताह इसने शुरू किया था और उसके बाद ये प्रतिवर्ष मनाती है आपके अप्रैल के आखिरी सप्ताह में। बेसिकली इसका उद्देश्य ये होता है कि जो बीमार लोग हैं उनको टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है और साथ ही साथ प्रोत्साहन के साथ उनको ऐसी योजनाओं के बारे में बताना है, उनकी देखभाल करनी है, उसको उससे बाहर निकालना है। जैसे मैं बताया कि आपका ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था 1978 में, देन इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। यहां पर एक चीज देख लेते हैं, सार्वभौमिक टीकाकरण आपका क्या है? कार्यक्रम है। और इसके बाद इसी को पूरा करने के लिए, इस कार्यक्रम के जो भी मापदंड है उसको पूरा करने के लिए एक लाया गया आपका 2014 में मिशन इंद्रधनुष। तो ऐसे ये आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज कौन सी है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार दिया गया है। ये आपकी जो कंपनी है हाल को, ठीक है, इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन से क्षेत्र का? उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार, PSU से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो पुरस्कार दिया आपका किसने दिया है? जगदीप धड़कर द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ये उपराष्ट्रपति हैं हमारे वर्तमान के। थोड़ा सा हाल के बारे में जान लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हाल ने परिचालन में 29,810 करोड़ से अधिक का क्या किया था? राजस्व एकत्रित किया था, जो पिछले साल की तुलना में 11% की वृद्धि इसमें देखी गई थी, ठीक है। हाल के बेसिकली काम क्या होते हैं? ये क्या करता है? जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स हैं, जेट इंजन हैं, इनका ये निर्माण करता है। इसकी स्थापना आपकी 23 दिसंबर 1940 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्थित कहां पर है? बैंगलोर में
इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ये एक सरकारी स्वामित्व वाली आपकी निगम है जो कि कार्य करती है सरकार के लिए। और किस पर कार्य करती है? तो हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन और विमान से संबंधित यह कार्य करती है। बात करेंगे भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के बारे में कि ये चर्चा में क्यों है। देखिए, राष्ट्रमंडल देशों में लोक सेवा सचिवों और कैबिनेट सचिवों की जो बैठक थी उसने भारत की केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को सर्वोत्तम कार्यकारी जो प्रणाली है उसके रूप में मान्यता दी है। अब ये न्यूज ऐसी नहीं थी कि जो मैं इसको शॉर्ट में करके बताऊं, क्योंकि ये लॉन्ग की न्यूज है, आपको यहाँ पे डिटेल में से समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक, राष्ट्रीय सचिवालय की यह बैठक जो है वो हुई कहां पर थी? तो लंदन में हुई थी। 22 से 24 अप्रैल 2024 तक ये आपकी जो बैठक है वो शुरू की गई थी। बात कर लेते हैं ये जो तंत्र है, तो ये भारत सरकार और सभी राज्य मंत्रालय विभागों द्वारा एक एकल पोर्टल है, ये कार्य करता है इसके तहत, और इसे जून 2007 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाया गया था। आप देखते हो इसका उद्देश्य है कि नागरिकों की जो भी शिकायत है उनको सॉर्ट आउट करना है और उनके लिए एक मंच प्रदान करना है। इसके तहत नागरिक सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर क्या किया जाता है? सार्वजनिक हथियार जो जितने भी अधिकारी हैं उनके समक्ष आप क्या कर सकते हो? अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हो। ठीक है, शिकायत दर्ज कराने के संबंध में नागरिकों के लिए 24/7 यहाँ पर कॉल उपलब्ध है। अंत में हम बात करेंगे क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है क्वेश्चन? कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1960, वर्ष 1965, वर्ष 1969 या फिर वर्ष 1979? ठीक है, तो चलिए आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा और साथ में मुझे फीडबैक ये जरूर देना कि ये वाला जो अभी मैं इस टाइप से पढ़ा रही हूँ ये बेहतर है या फिर जैसे मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ वो बेहतर है, क्योंकि आपको नोट्स बनाने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ऐसे फॉर्म में नोट्स बनाओगे तो ट्रस्ट मी आपको चीजें याद रहेंगी, आप जल्दी नहीं भूलोगे और क्विक रिवीजन में भी आप जस्ट ऐसे पेज खोलोगे आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड कमेंट में अपनी जो राय है वो देना बिल्कुल भी ना भूले।